इन दो लोगों को कटघरे में बुलाया गया था सुप्रीम कोर्ट में द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको पूछा क्यों भाई, क्यों हमले कर रहे हो, क्या वजह है, क्या कारण है। तो हमले में बात में जो हमले हुए थे तो उन्होंने कहा हम इसलिए हमला कर रहे हैं कि ये जो हिंदू लोग हैं ये हिंदुओं के मंदिरों को, धर्म को छोड़कर मजार और मस्जिदों में जा रहे हैं, और उन मजार मस्जिदों में जाना हमें बिल्कुल भी लाजमी नहीं है, पसंद नहीं है, इसलिए हम ब्लास्ट कर रहे हैं। असीमानंद असम चटर्जी और प्रज्ञा सिंह ठाकुर का सुप्रीम कोर्ट का ऑन रिकॉर्ड कटघरे का ये भाषण है, ये रिकॉर्डेड है। उसने स्वीकार किया कि हमने ये ब्लास्ट करवाए और उनको जेल भी हुई थी। बाद में क्या हुआ, 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई, जब चुनाव होने वाले थे 2014 में, और 2008 की ये घटना है, 2009 में फिर कांग्रेस आ चुकी थी, और जब 2009 में जब कांग्रेस आई थी तो वो जेल से बरी कर दिए गए थे, ये कहकर कि फिलहाल जुर्माने की राशि पे इनको छोड़ा जा रहा है, लेकिन इनके ऊपर ये केस चलता रहेगा। उन्हें क्लीन चिट नहीं दी गई थी। क्लीन चिट देने के पहले वो बीजेपी को लाने का इंतजार कर रहे थे कि बीजेपी को कैसे लाया जाए। तो पहला केस हुआ था 2009 के बाद में, और वो पहला केस डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी कि भारत में जो ईवीएम है वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं करा सकती, मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं करा सकती, क्योंकि ईवीएम क्या है, ईवीएम एकमात्र यंत्र है, ईवीएम एकमात्र एक एक डिजिटल टाइप की मशीन है जिसमें कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें ईवीएम पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। पहला केस डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में डाला और उस याचिका को स्वीकार किया, और उस याचिका, क्योंकि कांग्रेस आ चुकी थी 9 में, जो घटना हुई थी उस घटना के आधार पर उनको लगा कि अगर ऐसा हो रहा है, हम लोग बच नहीं पा रहे हैं, तो अब हमें कांग्रेस के खिलाफ बोलना चाहिए। तो पहला केस सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने डाला, उसके बाद सुषमा स्वराज भी बोली, उसके बाद में आपके जीएल नरसिंह राव भी बोले, उसके बाद में आपके अब क्या करना है, लाल कृष्ण आडवाणी बोले, अरुण जेटली बोले, ऐसी लंबी लिस्ट है। और इन सब लोगों ने इस केस को जो है सुप्रीम कोर्ट में रखा। सुप्रीम कोर्ट ने उसी केस के आधार पर 14 के इलेक्शन से पहले 8 अक्टूबर 2013 को जजमेंट दिया कि ईवीएम से अगर मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता तो कोई तरीका है जो इस गड़बड़ी को रोका जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बुलाया, चुनाव आयोग से पूछा क्या भाई इसमें गड़बड़ी करने के लिए कोई तरीका है इसको रोकने का, तो उन्होंने कहा हाँ है। तो वो तरीका क्या है, वीवीपैट मशीन, वोटर वेरीफाई पेपर ट्रेल मशीन, अर्थात वीवीपैट मशीन अगर लगा दी जाए तो निश्चित रूप से गड़बड़ी को रोका जा सकता है, और इस गड़बड़ी को अगर रोक दिया गया तो फिर कोई भी ऐसी गड़बड़ी नहीं होगी जिससे एक मुक्त और निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव किया जा सकता है। ये बात उस समय पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन में चुनाव आयोग को कही, और वो केस भी आज भी पड़ा हुआ है, वो केस को चुनाव आयोग ने माना। चुनाव आयोग ने क्या दलील पेश करी, चुनाव आयोग ने क्या चर्चा करी सुप्रीम कोर्ट से, हमारे पास में टाइम नहीं है, इलेक्शन हमारे सर पे खड़ा हुआ है, इसलिए हमको टाइम दिया जाए। तो बोला टाइम जितना चाहते हो आप लीजिए, लेकिन आपको वीवीपैट लगाना ही होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को जब चुनाव आयोग को दिया तो चुनाव आयोग ने उस आदेश का पालन बिल्कुल भी नहीं किया। आप हैरान हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की अवहेलना, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर तो कोई है नहीं भारत में, सबसे बड़ी न्यायाधीश पीठ वही होती है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनाव आयोग ने दरकिनार करते हुए चुनाव करवाया, और पूरे भारत वर्ग के अंदर बीजेपी बहुमत में आई। अब मैंने क्या कहा आपसे स्टार्टिंग में कि चोर चोर, मौसेरे मौसेरे, भाई भाई होते हैं। तो जो चोर दूसरे चोर के खिलाफ बोल रहे थे, उनको पता था कि अगर हम गड़बड़ी से 10 साल सत्ता में हैं और ये हमारी खोल रहे हैं और लोगों के सामने हमको नंगा कर रहे हैं, तो नंगा करने से अच्छा है, नंगा होने से अच्छा है, और इनको नंगा करने से अच्छा है खुद चुपचाप हो जाए। तेरी भी चुप, मेरी भी चुप, दोनों के दोनों चिड़ी चुप। हुआ ये, बीजेपी सत्ता में आई। जो लोग बोल रहे थे और जो लोग बोल रहे थे वो लोग सत्ता में आ चुके, और जैसे ही वो सत्ता में आए ये चर्चा देश में बंद हो गई। और ये चर्चा जैसे ही देश में बंद होती है तो लोगों को लगता है मोदी आया, मोदी आया, मोदी आया, मोदी आया। ऐसा नहीं है,
ईवीएम के द्वारा मोदी आया, और ईवीएम के द्वारा जैसे ही मोदी आया, ये चर्चा पूरे भारत भर में शुरुआत होने लगी। तो वो सारा का सारा खेल, शुरुआती खेल, वो सारा का सारा आपके ईवीएम के द्वारा हुआ। और जब ईवीएम के द्वारा हुआ तो हम लोगों ने पूरे भारत भर में, देश के अलग अलग गांव में, देश के अलग अलग तहसीलों में, देश के अलग अलग जिलों में इस पर कार्यक्रम चलाया और कहा वर्तमान सरकार जायज सरकार नहीं, नाजायज सरकार है। हम लोगों ने उसी 14 के इलेक्शन में पहली बार, मैं गुजरात के वलसाड़ में मैंने ईवीएम के विरोध में शव यात्रा निकाली, और शव यात्रा निकाल के जिसमें करीब मेरे साथ में 450 से भी ज्यादा लोग थे, जिसमें 200-250 करीब महिलाएं थी, युवा थे। हमने सूरत के नजदीक में उधर, वलसाड़ से पहले पड़ता है, सूरत से सूरत और हाँ उधना, उधना स्टेशन है, तो उधना पे हमने ईवीएम की अर्थी निकाली और ईवीएम के विरोध में जाकर हमने ईवीएम को जलाने का काम किया। और हमने एक नारा दिया कि ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। तो लोगों को लगा यार ये फालतू की बात करते रहते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, चुनाव आयोग तो एक निष्पक्ष संस्था है, वो बेईमानी कैसे कर देगा, ये ईवीएम को चला रहे हैं, ईवीएम के विरोध में काम कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर राष्ट्रद्रोह लग जाएगा, तुम लोकतंत्र के विरोध में काम करो। ऐसे बहुत सारे लोगों ने हम लोगों को डराने की बात कही। हमने कहा हम किसी से डरने वाले नहीं है, हमको जो करना है हम आपके सामने कर रहे हैं, आपको जो करना है आप करिए। सब इंस्पेक्टर ने मेरी गिरफ्तारी करी। गिरफ्तारी करने के बाद में इस पर 2.5 घंटा चर्चा हुई, और जब चर्चा हुई तो पता चला वो सब इंस्पेक्टर ही अपना निकल आया। उसको हैरानी हुई कि इतनी बड़ी गड़बड़ी देश में हुई है जिसके आधार पे सत्ता में आए। तो बोले भाई साहब ये तो अभी लंबे समय तक रहेंगे। तो मैंने कहा बने रहे, हम समाज को बताएंगे ना ये बात, समाज इस पे यकीन कितना करता है, लोग कितना इस पे यकीन करते हैं, लोग क्या सोचते हैं, उसके आधार पर हम ये लड़ाई लेंगे। हमने 14 से लेकर लगातार आने वाले 19 के इलेक्शन से पहले कार्यक्रम चलाया, और करीब भारत में पूरे देश भर के अंदर करीब हम लोगों ने 50,000 कार्यक्रम डिजाइन किए साथियों। और वो कार्यक्रम जब हम लोगों ने डिजाइन किए तो उस कार्यक्रम का हमने नाम रखा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ईवीएम का भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा। उस परिवर्तन यात्रा के तहत आगरा के अंदर आपके, क्योंकि मैं आगरा में कार्यक्रम इंचार्ज था, जिसमें हमने 5 बड़े कार्यक्रम किए थे। पहला बड़ा कार्यक्रम हमने जो है नगला परसोती में किया, दूसरा बड़ा कार्यक्रम हमने आपके धनौली में किया, तीसरा बड़ा कार्यक्रम हमने जगदीशपुरा में किया, चौथा बड़ा कार्यक्रम हमने कालंदी बिहार में किया, और पांचवा और जो अंतिम बड़ा, जो सबसे बड़ा कार्यक्रम था वो हमारा, वो हमने एदमातपुर में किया। ऐसे 5 बड़े कार्यक्रम एक साथ हमने आगरा के अंदर किए। और जब ये कार्यक्रम किए, कार्यक्रम करने के बाद में जो जानकारी निकल कर आई कि अगर ये 19 के इलेक्शन से पहले भी ईवीएम के साथ में वीवीपैट नहीं लगाते हैं तो फिर हम ईवीएम के विरोध में महाअभियोग चलाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, हमारी केस जो डाली गई थी, क्योंकि उनकी केस तो हवा में उड़ गई, फिर हमने उस पर केस ला। उसके बाद में वीवीपैट का जो केस था वो हमने जीता, और जीतने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फिर आदेश दिया, फिर चुनाव आयोग की मजबूरी हुई, उसके साथ में वीवीपैट लगाया गया। और जब वीवीपैट लगाया गया तो वीवीपैट में भी एक नया उसने पेज फंसा दिया, और वो नया पेज क्या था कि साहब वीवीपैट तो लगा रहे हम, लेकिन वीवीपैट में भी कंडीशन ये है कि वीवीपैट की भी 0.5% काउंटिंग होगी, 100% काउंटिंग हम नहीं कराएंगे। अब होता क्या है, आपने अगर मशीन में वोट दिया, मशीन में वोट दिया तो मशीन का वोट तो मशीन में गया। आपने जिस किसी राजनीतिक दल का जो भी निशान है, घोड़ा, कुत्ता, सुअर, खच्चर, बिल्ली, गधा, चूहा, जो भी होगा, तो उसको वोट दे दिया। अब जैसे आप गधे को वोट देना चाहते तो गधे के पिछवाड़े पे आपने क्लिक किया, हाथी को देना चाहते तो हाथी को दिया, कुत्ते को देना चाहते कुत्ते को दबा दिया। जिसको वोट देना था तो वहां आपने क्लिक किया, आपने बटन दबाया, और जो है वोट उसमें चला गया। लेकिन बैलेट में ऐसा नहीं था, बैलेट में ऐसा नहीं था। तो बैलेट में क्या होता था, बैलेट में बैलेट बॉक्स होता था, और बॉक्स के पास में कागज होते थे, और कागज पर जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता था, जो भी प्रत्याशी होता था, उसका हम देखते थे, अच्छा ये कुत्ता है तो मैं कुत्ते के ऊपर लगा देता, तो कुत्ते को वोट दिया। अगर ये कुत्ते को नहीं देना तो अच्छा ये हाथी को दे देता हूँ, सुअर को दे देता हूँ। जिसको गधे, घोड़े, कुत्ते को देना होता था उसको वोट देना होता था, और ऐसे ऐसे फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया, और इस तरीके से उसको जो मतदाता होता था
जो मतलब देने वाला जो वोटर होता था उसको ये सेटिस्फेक्शन होता था कि मेरा वोट सही जगह जाना चाहिए, जिस किसी को मैंने वोट डाला है और वो उसको डालता था और कहता था हाँ भैया वोट दिया है का, हाँ भाई वोट दिया है, सही जगह दिया है कि हाँ मैंने हाथी को दिया, कुत्ते को दिया, सुअर को दिया, जो भी निशान होता था एनी अदर, उसको वो वोट देकर चला आता था, क्योंकि उसका एक फिजिकल एविडेंस है, भौतिक सत्यापन है, क्योंकि मैंने जिसको वोट दिया है वो वोट बिल्कुल 100% श्योर सही जगह गया है। मशीन का वोट जिसको दिया वो कहां गया किसी को पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि मशीन का दिया हुआ वोट जो है वो मशीन के अंदर ही घूम रहा है। अगर वोट आपने हाथी को दिया है और हाथी पे लाइट जली है तो इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब संतुष्ट होने का मतलब ये नहीं कि हाथी को ही चला गया है। हो सकता है हाथी का वोट बीजेपी को भी ट्रांसफर हो जाए, हो सकता है बीजेपी का वोट कांग्रेस को भी ट्रांसफर हो जाए। जिस किसी को वोट ट्रांसफर करना है वो ट्रांसफरिंग करने का सिस्टम ऑलरेडी मशीन में होता ही होता है। हमारे समाज के जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के अधिकारी कर्मचारी है जो अपने आप को IRS कहते हैं, IPS कहते हैं, IS कहते हैं, उनसे हम लोगों की बहुत ज्यादा चर्चा में, हम लोग विवाद में रहते हैं। अभी कल परसों की बात है, मैं इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर के पास गया, मैं पर्सनल अपना अपना उदाहरण देता हूँ 1 मिनट का, और वो चर्चा के लिए उन्होंने मुझे जानबूझ के बुलाया, क्योंकि कभी कभी कर्मचारियों को, जो अधिकारियों के अंदर भी खुजली होती है कि ये ज्यादा जानकर बनना है, क्योंकि हम तो ड्यूटी में शामिल होते हैं, हम तो RO होते हैं, ARO होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, हमसे ज्यादा ज्ञान थोड़ी होगा। तो हमने कहा सर आपने मुझे बुलाया EVM पर चर्चा करने के लिए, अरे यार क्या तुम फालतू में EVM चलाते रहते हो, अभी बीजेपी राशन बांट रही है, मकान दे रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, ऐसा कर रही है। तो अब मैंने कहा सर ठीक है, अच्छी बात है, सत्ता में जो आदमी आता है वो अपने दायरे में जो जो उसका होता है वो दायरा पूरा करता है, क्योंकि उसको अपनी सरकार चलानी है, उसको सरकार में बना रहना है, ताकि लोगों को ये विश्वास रहे कि हाँ ये सही सरकार है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि जो उसके साथ चल रहा है वो सही मायने में गलत ही गलत है, सही नहीं है। तो ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम लोगों को सही जानकारी दें। नहीं नहीं वो तो बात सही है, अच्छा मुझको ये बताओ EVM में गड़बड़ी होती कैसे है? तो मैंने ये सारा का सारा उनके सामने एक्सप्लेन करके समझाया, तो बोले नहीं 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 ये गड़बड़ी नहीं होती है, हम खुद रहते हैं ड्यूटी में, अरे हमको पता है, एज ए डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स ऑफिसर में अधिकारी इतना बड़ा, भाई कैसे हो जाएगी गड़बड़ी? मैं सर आप क्या रहते हैं? मैं रिटर्निंग ऑफिसर रहता हूँ। अच्छा तो मैंने क्या करते हैं, हम मशीनों को निकलवाते हैं, मशीनों को चेक करते हैं, अलग अलग कैंडिडेट्स को बुलाते हैं, कैंडिडेट देखते हैं, फिर उनसे करवाते हैं, फिर आप करते हैं, फिर उनके भी कैंडिडेट के भी जो प्रतिनिधि होते हैं वो आते हैं, जो PA वगैरह आते हैं उनसे भी करवाते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया होती है। अच्छा मैं सर ठीक है, उसके बाद क्या होता है, चुनाव होने के बाद में हम मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखवा देते हैं। तो स्ट्रांग रूम कहाँ होता है आगरा में? मंडी समिति में होता है, सभी जानते हैं। हाँ अच्छा स्ट्रांग रूम में आप कब तक रहते हैं? हम मशीनों को रखवाने से लेकर, सील करवाने से लेकर और उसको लॉक करवाने तक, और लॉक पर जो है कपड़ा लगा के सील करने तक। तो मैंने कहा ये कार्यक्रम आपका हो गया, उसके बाद आप कहाँ हैं? हम घर पर हैं, आप जाके देख रहे हैं, आप जाके देख रहे हैं, आप डिप्टी कमिश्नर हैं इनकम टैक्स ऑफिस में, DC है, आपके ऊपर भी एक अधिकारी होता है और अधिकारी के ऊपर भी एक अधिकारी होता है। वो कौन होता है? कि मैंने कहा सर पूरे देश भर में कितने जिले हैं? कि 610, और 610 में से कितने क्या कहते हैं, कितने मंडल हैं? तो बोले मंडल होंगे करीब 150 के आसपास, जिसको कमिश्नर ही कहता है। मैंने कि 150 कमिश्नर हैं पूरे इंडिया में, 150 कमिश्नर। भारत सरकार क्या करेगी? भारत सरकार क्या करेगी? कलेक्टर को नहीं बुलाएगी, कलेक्टर को बाद में बुलाएगी, पहले कमिश्नर की मीटिंग करेगी और वहां पर प्राइम मिनिस्टर बैठा होगा। राष्ट्रपति को भी नहीं बुलाएगी, क्योंकि राष्ट्रपति तो पहले दर्जे का आदमी, अगर उसको पता चल गया तो वो तो सारा खत्म कर देगा ये चीजें। तो राष्ट्रपति को भी नहीं बुलाएगी भारत सरकार, 150 कमिश्नरों को बुलाएगी, और उन कमिश्नरों के बीच में भारत सरकार का मैन मुखिया होगा जो प्राइम मिनिस्टर होता है, और 29 राज्य हैं, 29 राज्य हैं। तो अपोजिशन में जो मुख्यमंत्री उनको तो बुलाएगी नहीं, लेकिन जो रूलिंग में मुख्यमंत्री उनको बुलाएगी कि हाँ उनको बुलाएगी। कि कितने होंगे? कि 15-16 होंगे, कि चलिए मान लेते हैं 35-36 राज्य, 37 राज्य टोटल। उसके बाद में रह गए जिला अधिकारी, तो जिला अधिकारी कितने? 610 जिले, तो 610 जिला अधिकारी हुए, उनको भी बुलाएगी कि हाँ बुलाएगी। उसके बाद में उनसे फिर अलग अलग सुबह से लेकर शाम तक, और शाम से लेकर अगले दिन तक उनसे पर्सनल मीटिंग होती है प्रधानमंत्री की। हाँ भाई तुम्हारी रिक्वायरमेंट बताओ क्या है? सर रिक्वायरमेंट तो कुछ भी नहीं है, सरकार जो है 2 लाख सैलरी दे रही है, 2.5 लाख सैलरी दे रही है, और क्या करना है? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी पर्सनल रिक्वायरमेंट, तो बीवी को नेकलेस चाहिए ना हीरो वाला? हाँ चाहिए। डायमंड चाहिए? डायमंड हाँ चाहिए। आप वो रिक्वायरमेंट लिख के दो,
रिक्वायरमेंट लिख के देता है, रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो समझो डील हो चुकी है। जहां रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, कमिश्नर से लेकर जिला अधिकारी तक, मजिस्ट्रेट, तो ये तो बहुत बात की बात है, वो गन पॉइंट पे होते हैं या फिर नौकरी से बाहर जाते हैं। आप लोग सब लोग हैरान हो जाओगे, ये मैं इतनी अंदरूनी जानकारी कहां से दे रहा हूं, क्योंकि हम जो संगठन के कार्यकर्ता हैं उसकी एलआई इतनी मजबूत नहीं है, आईबी इतनी मजबूत नहीं है, इतना हमारा संगठन इतनी तेजी से जानकारी को कलेक्ट करता है, क्योंकि वामसेव संगठन सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का संगठन है। और वो जानकारी कलेक्ट करने के आधार पर जानकारी निकल के आती है कि अधिकारियों के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, अधिकारियों को डराया जाता है। मैं नगर मजिस्ट्रेट या एसडीएम या ये इनकी बात नहीं कर रहा हूं, ये तो बहुत लास्ट के टॉप अधिकारी कमिश्नर होता है ना, टॉप अधिकारी जिलाधिकारी, टॉप अधिकारी जो होता है कलेक्टर होता है, उनकी पर्सनल भारत सरकार की मीटिंग होती है, या तो डील होती है या नौकरी से बाहर होते हैं। ऐसे उदाहरण कई सारे हैं। जिन अधिकारियों ने डील नहीं की वो अधिकारी या तो जान से चले गए या नौकरी से इस्तीफा दे दिया या वो कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड हो गए। और एक दो अधिकारी ऐसे थे जो 3 महीने बाद बाहर निकल कर आए, कहा हमें अपने और अपने परिवार की फिक्र थी, इस वजह से हमने ये डील नहीं की। अब जनता हमें बचाए कि हमें कैसे बचना है, नौकरी छोड़ दी आईएएस ऑफिसरों ने। और ऐसे उदाहरण हैं, आप यूट्यूब पे पढ़े सुन लेना, और यूट्यूब झूठ लगे तो गूगल पर सर्च कर लेना। ऐसे कई आईएएस ऑफिसर, आईएएस तो बहुत बड़ा पद होता है ना, उन्होंने नौकरी छोड़ दी। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब ये डील हो जाती है तो ये सारा का सारा खेल शुरू वहीं से होता है। ये पहला खेल है। अब दूसरा खेल समझाता हूं ईवीएम का। दूसरा खेल क्या है? दूसरा खेल यह है कि अगर आप किसी कैटर्स को, हलवाई को ये ऑर्डर देते हो, भैया पनीर के पकौड़े दो, आलू के पकौड़े दो, गोभी के पकौड़े दो, पालक के पकौड़े दो, हरी मिर्च प्याज के पकौड़े दो, दाल के पकौड़े दो, आलू के पकौड़े दो, जो पकौड़ा आप निश्चय करवाओगे, डिसाइड करोगे, वही तो पकौड़ा वो बना के देगा आपको। ऐसा तो नहीं है कि आप कहोगे भैया पनीर का तो पालक का बना के दे, नहीं नहीं, पनीर का दिया तो पनीर का ही देगा, पालक का ऑर्डर दिया तो पालक का देगा। जो भी हलवाई है, कैटर से, जहां से आपको अपने प्रोग्राम में जो पकौड़े मंगवाने, जो आपने डिसाइड करके उसको बोला है, वही आपको बना के देगा। फिर क्या होगा? आप पकौड़े खाओगे, हाँ भाई पालक का है, हमने पालक का मंगाया, हाँ भाई पनीर का है। वैसे ही खेल ईवीएम का है। दुनिया के अंदर 210 कंट्रियां हैं, 210 कंट्रियां हैं। 210 कंट्रियों में जहां जहां पर ईवीएम का उपयोग हुआ, वहां वहां ईवीएम का सामूहिक बहिष्कार हुआ, ईवीएम को रोड पर कबाड़ कह के फेंका। अभी हम जहां पर खड़े हैं, और ये भाई जो इस मोबाइल से, ये वीवो वाई 29 अभी दिसंबर में लॉन्च हुआ, मैं इस मोबाइल को 20 साल पुराना एंड्रॉइड मानता हूं। क्यों? जापान और जर्मनी इंडिया से 20 साल टेक्नोलॉजी में आगे है। हम तो बहुत 50 साल बाद अब चांद पे पहुंच पाए। हमको अपने आप को ज्यादा महान या ख्वाब देखने जैसा नहीं समझना चाहिए कि हम चांद पे पहुंच गए तो बहुत बड़ी हमने फतेह हासिल कर ली। तो 20 साल हम टेक्नोलॉजी में दुनिया में पीछे हैं। तो सोचिए, जापान और जर्मनी को नहीं पता कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, उसे भी पता है। यानी कि जापान और जर्मनी जो ईवीएम बनाती है, वो खुद अपने ही देश में ईवीएम से चुनाव नहीं करवाती। तो वो कैसे चुनाव करवाती है? वो आज भी बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल करती है और बैलेट पेपर पर ठप्पा मारकर वोट डालती है और अपना सेटिस्फेक्शन रखती है कि हमें इस पर विश्वास है, इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। ये जापान और जर्मनी का उदाहरण है, गूगल पे पड़ा हुआ है, तस्वीरें पड़ी हुई है, इमेज में देख लेना कि जर्मनी की जनता ने ईवीएम को उठा उठा कर फेंका और कहा ईवीएम इस कबाड़ भंगार, हम इसको कबाड़ मानते हैं, हमें इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो वीवीपैट जो साथियों लगाया गया सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर, वो इसी बेस पे लगाया गया ताकि गड़बड़ी रोकी जा सके। लेकिन गड़बड़ी रोकने के बावजूद भी वीवीपैट जो है मस्ट नहीं है, वीवीपैट जो है सफल नहीं है, क्योंकि वीवीपैट की 0.5% काउंटिंग हो रही है, 100% काउंटिंग, 100% काउंटिंग नहीं हो रही है। इसलिए वीवीपैट लगाया ना लगाया एक बराबर है। अंतिम बात, अगर वीवीपैट लगाया ना लगाया एक बराबर है, तो जब जापान और जर्मनी जो ईवीएम बना रही है, और जापान को पेटेंट कौन कर रहा, पैसा कौन दे रहा? भारत सरकार दे रही है। तो इसका मतलब है जो भारत सरकार चाहती है वही मशीन जापान और जर्मनी बनाकर दे रही है। गड़बड़ी करने वाली अगर उनको चाहिए कि भैया 554 लोकसभा की सीट है, हमको 554 नहीं चाहिए, 300 प्लस चाहिए।
अगर 500 आ गया तो हम सबके दायरे में आ ही जाएंगे। तो क्या करना होगा, कुछ अपोजिशन को भी देना होगा ताकि ये सबका दायरा बरकरार रहे, ये शक पैदा ही ना हो। आप सोचिए सोचिए, कांग्रेस की पार्टी कई राज्यों में है, ममता बनर्जी को चुनाव जीतने दिया, भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ में थे उनको चुनाव हरवाया, मध्य प्रदेश में चुनाव हारे, राजस्थान में चुनाव हारे कांग्रेस, उसके पहले कांग्रेस थी। दूसरी बात, जिन राज्यों में कांग्रेस थी अच्छी भूमिका में, कांग्रेस चाहती इस मुद्दे पर आंदोलन चला सकती थी, लेकिन राहुल गांधी ने एक अभियान चलाया था, भारत जोड़ो यात्रा। अब आप सोचिए, जिनके पुरखों ने भारत को तोड़ने का काम किया हो, वो नालायक हरामखोर आज भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश कांग्रेस ने बनाया, पाकिस्तान कांग्रेस ने बनाया, भूटान कांग्रेस ने बनाया, श्रीलंका कांग्रेस ने बनाया। श्रीलंका बनने का कारण था राजीव गांधी ने जो है सीलोन नाम था उसको श्रीलंका में रूपांतरित कराया। काना शिवरासन नाम का व्यक्ति था जिसने शांति सेना भेजी थी और ये कहकर कि हम श्रीलंका का विभाजन नहीं होने देंगे, विभाजन करवाया। इंदिरा गांधी का यही बदमाशी हुआ, खालिस्तान वर्सेस पाकिस्तान का नारा चलने वाला था, सिखों पर इंदिरा गांधी ने हमला कराया। ये सारा बीजेपी को एक बात के लिए मैं अच्छा मानता हूँ, एक बात के लिए, और वो बीजेपी एक बात में सबसे अच्छी बात क्या बीजेपी है, खुल के दुश्मनी करती है। ये बीजेपी की सबसे अच्छी खूबसूरती है, वो ऐसा नहीं छुप के दुश्मनी कर, खुल्लम खुल्ला करती है। कांग्रेस वाले छुप के वार करते हैं। अर्थात आज की बीजेपी के नेता भी कहते हैं हम कांग्रेस बनने का काम कर रहे हैं मगर हम बन नहीं पा रहे हैं। तो हमने भी जवाब दिया, बन नहीं पा रहे तो बन जाओ, क्योंकि तुम्हारी जो मां है वो कांग्रेस ही है, और कांग्रेस के द्वारा ही सन 25 में आरएसएस बनी, और आरएसएस के बाद में जनसंघ बना, और जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हुआ, और जनता पार्टी के बाद में 1992 में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया। अर्थात कांग्रेस ही आरएसएस की मां है। अगर कांग्रेस ही नहीं होगी, अम्मा ही नहीं होगी, तो बच्चे कहां से पैदा होते? अम्मा ने ही तो बच्चे पैदा किए हैं। तो कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी की अच्छाई ये है कि वो खुल के दुश्मनी करती है, एंटी मुस्लिम, एंटी रिजर्वेशन, एंटी संविधान, एंटी जितने भी उसके फैसले वो सारे के सारे एंटी हैं। और जब अगर आप ये चर्चा कर दो आप एंटी काम कर रहे हो तो आपसे क्या कहेंगे, आप राष्ट्रवादी नहीं हो, आप राष्ट्रवादी नहीं हो, आप राष्ट्रद्रोही हो। जैसे कि संघ परिवार और आरएसएस के लोगों के अंदर, या बजरंग दल के लोगों के अंदर, हिंदू महासभा लोगों के अंदर, या ये मान के चलिए बीजेपी के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद कूट कूट के भरा है। जैसे पैदाइशी राष्ट्रवाद इन्हीं के अंदर है। हमें तो राष्ट्र से प्रेम ही नहीं है, हम तो राष्ट्रद्रोही हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जब आजादी का आंदोलन चल रहा था तो यही लोग बाबा साहब अम्बेडकर पर आरोप लगाते थे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्र प्रेमी नहीं है, राष्ट्रभक्त नहीं है, इसलिए वो गांधी की वो जो है अंग्रेजों की तरफ से अपनी बात रखते हैं और अपने समाज की बात करते हैं। आजादी के आंदोलन में बाबा साहब का कोई रोल क्यों नहीं है? तो बाबा साहब कहते हैं आज नहीं तो कल मेरे मरने के बाद लोग खुद कहेंगे कि मैं राष्ट्र प्रेमी था या राष्ट्रद्रोही था, और मुझे किसी के राष्ट्रभक्त की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से हम जो समाज के काम करने वाले लोग हैं, हमें भी किसी के राष्ट्रभक्त की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, और इनके सर्टिफिकेट पे हम लोग पेशाब करते हैं जो हमको जो एडवाइस देते हैं कि आप राष्ट्र प्रेमी नहीं हो। खास तौर से उन लोगों को जो SC ST OBC के लोग, जो माइनॉरिटी के लोग, जो मूल निवासी समाज के लोग, समाज को जोड़ने का, समाज को तैयार करने का काम करते हैं, क्योंकि इन्होंने समाज को जोड़ने का काम नहीं किया। इन्होंने समाज को जोड़ने का काम नहीं किया, 10 मिनट की बात हो रहा है, इन्होंने समाज को जोड़ने का काम नहीं किया, समाज को तोड़ने का काम किया। अगर समाज को जोड़ने का काम किया होता तो भारत के अंदर 6,743 जातियां एक हो गई होती। आज 6,743 जातियों के बीच में जो विविधता है, जो क्रमिक असमानता है, जो भेदभाव है, जो ऊंच नीच का भाव है, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, जो इन्फेक्टिव कॉम्प्लेक्स है, उसका कारण एकमात्र इस देश की व्यवस्था और इस देश के ब्राह्मण है। मैं केवल सबसे ज्यादा इनको मानता हूं। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं होते तो भारत में जितने भी आक्रांता है, उन आक्रांता का मूल कारण यही लोग हैं। जयचंद गद्दार नहीं था, जयचंद के गद्दार का पहले यही गद्दार बैठे हुए हैं। गजनी आया, खिलजी आया, इनकी सहमति से आया, मोहम्मद गौरी आया, इनकी सहमति से आया, इस्लामिक आक्रांता आए, इनकी सहमति से आए, भारत में बौद्धों का विध्वंस हुआ, इनकी सहमति से हुआ, सिकंदर आया, इनकी सहमति से आया। ये भारत में इतिहास है।
और सबसे मूल बात यह है, अगर इनकी सहमति से आया तो फिर ये लोग कौन लोग हैं, थोड़ा इसको भी जानना पड़ेगा। तो ये भारत के मूल वतनी नहीं है, मूल निवासी बिल्कुल भी नहीं है। ये भारत के अगर मूल निवासी होते और भारत के लोगों की समस्याओं को समझते तो हो सकता है भारत के लोगों की समस्याओं का समाधान हो गया होता और आज हम लोग इस तरह बैठ के चर्चा नहीं कर रहे होते। तो ये कौन लोग हैं? ये भारत के मूल निवासी नहीं है, क्योंकि ये विदेशी लोग हैं, जिनका आचरण विदेशी है, जिनका व्यवहार विदेशी है, उनका कैरेक्टर भी विदेशी ही होगा, उनका सुझाव भी विदेशी होगा, उनकी सोच भी विदेशी होगी। और ऐसे इतिहास के और ऐसे कई सारे दस्तावेजी सबूत हमारे सामने हैं। आपने इतिहास में पढ़ा होगा आर्यों का आगमन। आर्य आए, ये बात सही है, लेकिन आर्य गए ये हमने नहीं सुना आज तक। तो जो आर्यों का आगमन हुआ, हमने 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ा। आर्य कौन थे? हुए आर्य। आर्य ना तो भेड़ पालक थे, क्योंकि भेड़ पालक जो भेड़ पालक पालन का जो व्यापार था, धंधा था, वो भी हमारे लोगों का था। आर्य ना तो व्यापार करने आए थे, आर्य यहाँ ना रहने आए थे। आर्य केवल और केवल आक्रमणकारी लोग थे, वो आक्रमण करने के बल से आए थे। अब जब आने वाले जो लोग होते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ा एक संकट होता है, हम आ तो गए, रहेंगे कहां पर, बसेंगे कहां पर, और इनको कैसे इनको फूट डालेंगे। तो भारत में जब आए ये लोग तो अपने साथ में महिलाएं भी नहीं लाए, अपने साथ में महिलाएं भी नहीं लाए। तो महिलाएं भी नहीं लाए तो यहीं की महिलाओं को लेकर उन्होंने अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाया। आज भारत के अंदर अगर आप ब्राह्मणों की संख्या देखें तो 3-3.5% है। क्षत्रिय और वैश्य भी अगर इतिहास निकल के आएगा तो वो भी यही के मूल निवासी है, लेकिन वो अभी डिक्लेरेशन हो नहीं पा रहा है। और वो डिक्लेरेशन किस आधार पे होगा? जब डीएनए के आधार पे इसकी जांच शुरू होगी। और डीएनए के आधार पर अगर इसकी जांच होती है तो डीएनए है क्या? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए हम पुरुषों के अंदर पाया जाता है, और एक डीएनए होता है वो जो महिलाओं के अंदर पाया जाता है, उसको कहते हैं माइक्रोकॉन्ड्रियल डीएनए। अर्थात महिलाओं का जो डीएनए होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी महिलाओं के अंदर ही ट्रांसफर करता है, और पुरुषों के अंदर जो डीएनए होता है, जो रक्त के अंदर होता है, नाखून के अंदर होता है, बाल के अंदर होता है, हड्डी के अंदर होता है, ये सारा का सारा डीएनए पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसलेट होता है, ट्रांसफर करता है। अगर मेरा बेटा है तो मेरे बेटे का डीएनए वो बेटे में ट्रांसफर करेगा, अगर बेटी पैदा होती है तो उसकी मां का डीएनए बेटी में ट्रांसफर करेगा। अर्थात ब्राह्मणों के घर में जो रहने वाली जो ब्राह्मणी है, जो महिलाएं हैं, जो मिश्राइन है, जो तिवारन है, जो लवानियन है, जो हरदियन है, जो पंडिताइन बनी हुई हैं, उनके मन में जो मानसिकता बनी हुई है, जब उनसे हमारी कभी कभी जाने अनजाने में चर्चा होती है तो हम कहते हैं पंडिताइन तुम भी भारत की मूल निवासी हो, लेकिन तुम्हारे पंडित जी विदेशी हैं। अरे तुम हमको विदेशी बोल रहे साहब? कि हम तुमको व्यक्तिगत विदेशी नहीं बोल रहे, अपना आचरण अपना व्यवहार संभालो। तो तुम लोगों ने देश को बर्बाद करके फेंक दिया है। तो साथियों, ये है रियलिटी। और अगर ये रियलिटी है तो भारत की सत्ता और भारत की व्यवस्था पर ये सारा का सारा जो खेल जो चल रहा है इसी आधार पे चल रहा है। इसको रोकना होगा, इसको सुधारना होगा, इसमें बदलाव लाना पड़ेगा। तो इसको रोकने और सुधारने के लिए एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है? लोगों को जानकार बनाना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा, लोगों को समझाना होगा। क्योंकि हम हिंसावादी लोग नहीं है, हम बुद्ध को मानते हैं, हम महावीर को मानते हैं, हम संत महापुरुषों को मानते हैं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हैं। क्योंकि जो हमारे महापुरुष हैं वो हमारे आइडल हैं, वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। और हमारे महापुरुषों ने कभी भी हमें हिंसा नहीं सिखाई है। हम संविधान का पालन करते हैं, हमें संविधान के अनुरूप ही काम करना चाहिए, और हम लोग वो काम आज की तारीख में कर रहे हैं। आज बामसेव को 40 साल हो गया, और 40 साल के इतिहास में 14 साल से मैं संगठन में काम कर रहा हूँ, रनिंग 14 साल चल रहा है। और 40 साल के इतिहास में और मेरे 14 साल के रनिंग में मैंने आज तक बामसेव में कभी और बामसेव के द्वारा कभी कोई हिंसा नहीं देखी है, और ना ही हमने कभी कोई हिंसा की है, और ना ही हम हिंसा पे यकीन रखते हैं। क्यों? हिंसा से क्या होता है? दंगा होता है, फसाद होता है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, मारकाट होती है, खून खराबा होता है। हम इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, 1% नहीं है। अगर मेरा घर का खुद का मेरा भाई आवेश में आकर किसी ब्राह्मण पे हमला भी करता है तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो उसको उठाकर जेल में भेजूंगा। क्यों? हमारी लड़ाई वैचारिक लड़ाई है, हमारी लड़ाई संवैधानिक लड़ाई है,
हमारी लड़ाई ज्ञान की लड़ाई है, हमारी लड़ाई अनुभव और जानकारी की लड़ाई है। अनुभव और जानकारी और वैभव रखो अपने अंदर और समाज को तैयार करो, इस बात की जज्बा और अपनी औकात रखो तो हम माने। हमारे लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में तुरंत आवेश में आते हैं, अच्छा ब्राह्मण विदेशी है, इन्होंने ऐसा किया, मैं मारूंगा इसको। नहीं, मारना नहीं है। क्यों? जैसे वो इंसान है वैसे हम भी इंसान हैं। बुद्ध ने हमें ये सिखाया है, महावीर ने हमको सिखाया है, संतों ने हमें सिखाया है। हमारी चर्चा ही, हमारा विचार ही उनके लिए हथियार है। दुनिया में कोई भी परिवर्तन जो होता है वो विचार से होता है, और विचार दुनिया में राज करता है, व्यक्ति राज नहीं करता है। तो साथियों, अभी ये जो वीवीपैट का जो मामला चल रहा है, इसमें हम सफल तो हो चुके हैं। अभी हम लोग आने वाली लड़ाई में जो हम लोग 31 जनवरी को दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, और उस प्रदर्शन को सफल करने के लिए ये मीटिंग रखी गई है। ये जानकारी मैंने आप लोगों के बीच में इतनी सारी रखी, क्योंकि जानकारी तो बहुत और भी थी जो आपके बीच में रखी जा सकती थी। तो मैं इतना ही कहूंगा कि 31 जनवरी को आप सभी लोग, अगर आप लोग देश की व्यवस्था और सत्ता में बदलाव लाना चाहते हो, तो 31 जनवरी को आप सभी लोगों को मुख्य चुनाव आयोग का हम लोग घेराव करने जा रहे हैं, जिसका 4 चरणों में ये कार्यक्रम है। जिसमें पहले चरण में 5 जनवरी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है भारत के 500 जिलों में। दूसरे चरण में हम लोगों ने जो है धरना प्रदर्शन किया। तीसरे चरण में हम लोगों ने रैली प्रदर्शन किया, और चौथे चरण में हम लोगों ने, अभी अगर चुनाव आयोग उसके बावजूद भी नहीं हमारी बात को सुन रहा है, विचार नहीं कर रहा है, तो फिर हम चुनाव आयोग का घेराव करने जा रहे हैं। और घेराव करने का हमारा अंतिम उद्देश्य यही है कि भारत में या तो वीवीपैट की 100% काउंटिंग हो, और अगर काउंटिंग के लिए भी चुनाव आयोग रजामंद नहीं होता है, सहमति नहीं देता है, तो हमारी अंतिम मांग ये, आप बैलेट ही हमको दे दो और बैलेट से ही चुनाव इस बार करवाइए। ये हमारी मांग है। इस मुद्दे पर हम लोग पूरे देश से 1 लाख लोगों का मोर्चा लेके जा रहे हैं। ऐसा ही एक मोर्चा हम लोग पूर्व में आरएसएस के मुख्यालय पे लेके गए थे, जिसमें पूरे देश भर से 3.5 लाख लोगों का हुजूम हुआ था, जिसमें मेरी भी गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें करीब 55,000 से भी ज्यादा लोगों ने गिरफ्तारी दी थी। और वो जो मोर्चा था, उस मोर्चे का उद्देश्य यह था कि जो अधिकार आरएसएस को दिया है, यानी कि राइट टू स्पीच, मैं आपसे अगर ये बात रख रहा हूं, अगर मेरे पास कोई अधिकार बचा है, वैसे तो सारे अधिकार खत्म हो चुके हैं, शिक्षा का अधिकार भी खत्म हो चुका है, नौकरी का अधिकार भी खत्म हो चुका है, रोजगार धंधे सब चौपट हो चुके हैं। और आपको ये भी पता है कि आज एक बाप अपनी बेटी की शादी लगाने के लिए बहुत सोचता है कि कहां से पैसा जोड़ूं, कर्ज में डूब जाता है, वो खेत बेचना पड़ता है, मकान गिरवी रखना पड़ता है, चीज वक्त गिरवी रखनी पड़ती है। ये सारी व्यवस्था हमारे घर की बिगड़ जाती है, तब पे जाकर हम अपने बेटा और बेटी की शादी लगा पाते हैं, शादी कर पाते हैं। तो ये जो हालात देश में पैदा हो रहे हैं, तो इन हालातों को रोकने के लिए इन हालातों को रोकने के लिए हम लोगों को, समाज को जागरूक करना होगा। हम लोगों को ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी साथियों। तो इसके लिए हम लोग जो है 31 जनवरी को ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो जो आरएसएस के कार्यालय पे हम लोग जो मोर्चा लेके गए थे, जो अधिकार आरएसएस को दिया है वो अधिकार हमको भी दिया है। तो आरएसएस, क्योंकि ये जो सरकार है वर्तमान, नरेंद्र मोदी क्या है, नरेंद्र मोदी मुख्य नहीं है। नरेंद्र मोदी के पीछे जो उसका बाप बैठा हुआ है मोहन भागवत, वो मुख्य है। नरेंद्र मोदी क्या है, मुख्य नहीं, मुखोटा है। क्योंकि आप मोस्टली सभी लोग गांव के लोग हो, तो अभी अभी हमने देखा कि खेतों में एक बुजुका होता है, ऐसा लगा होता है, तो पक्षी उसको देख के ना आए, इसलिए उसको लगता है पक्षी को किसान खड़ा हुआ है। तो ऐसे ही लोगों को लगता है कि ये नरेंद्र मोदी है, लेकिन ये नरेंद्र मोदी नहीं है, उसके पीछे मोहन भागवत है। उसको कंट्रोलिंग करने वाला जो व्यक्ति है वो मोहन भागवत है। तो उन लोगों ने क्या किया, देश भर में जहां भी हम कार्यक्रम कर रहे हैं, वो हमारे कार्यक्रम को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि कोई भी जानकारी लोगों तक पहुंचे। इसलिए वो हर जानकारी को कैप्चर करने के लिए, हर जानकारी को रोकने के लिए उन्होंने हमारे कार्यक्रमों को रोकना शुरू किया, हमारे कार्यक्रमों पर हमला करना शुरू किया। हरियाणा के अंदर जाट सम्मेलन हो रहा था, और उस जाट सम्मेलन में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तत्वाधान में वो सम्मेलन हो रहा था। उस सम्मेलन में चौधरी विकास पटेल गए, मेश्राम साहब गए, उस पर हमला कराया गया। और वहां नवीन जय हिंद नाम का ब्राह्मण कहता है कि जैसे परशुराम ने क्षत्रियों की 21 बार हत्या करी, वैसे ही हम लोग इनकी भी हत्या करने के तैयार है।
तो वो 100-150 लोग बड़ी संख्या में फर से ले आए हमारे कार्यकर्ताओं को और मेश्राम साहब को काटने के लिए और प्रदर्शन किया। तो हमने कहा तुम्हारे इन अरसों फरसों से हम डरने वाले नहीं हैं, तुमको जो करना है वो करो। आप यकीन नहीं करेगी, वहां पर बहुत बड़ी संख्या में फोर्स लगानी पड़ी, उसके बाद वो सभा बड़ी मुश्किल से हुई। उसके बाद हरियाणा में हमारे कार्यक्रम बैन कर दिए गए। और फिर वहां पर बीजेपी के जो भूतपूर्व जो कैबिनेट मंत्री रहे थे राजकुमार सैनी, जब उन्होंने बीजेपी को छोड़ा, उनको पता चला बीजेपी बहुत गलत कर रही है, क्योंकि उन्होंने पहला मुद्दा उठाया था कि ओबीसी की गिनती बीजेपी नहीं करती है, तब वो इस मसले पे हमारे साथ में खड़े हुए, तब हरियाणा में हमारे कार्यक्रम होना शुरू हुआ। आज स्थिति यह है कि उन्होंने हर जगह कार्यक्रम बैन करना शुरू किया। तो अब हम लोगों ने निर्णय किया कि ये हमारे कार्यक्रम बैन कर रहे हैं, तो अब हम इनके घर पे ही हमला बोलेंगे। तो 6 अक्टूबर 2022 को हमने आरएसएस के मुख्यालय पे घेराव किया। मोहन जी भागवत को 2:30 बजे आरएसएस कार्यालय का लॉक लगा के भागना पड़ा। और मेश्राम साहब जो इस संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बावन मेश्राम जी, उसको उनको घर से डिटेन किया गया। हम 14 लोग आगरा से, हमको होटलों से डिटेन किया गया था, मुझे होटल से उठाया गया, कमरे में से उठाया गया। आप यकीन नहीं करेंगे, इतने बड़े पैमाने पर इन लोगों ने हमको रोकने का प्रयास किया। जहां मीडिया हमको एक लाइन तक नहीं दिखाने वाली थी, मैन स्ट्रीम मीडिया ने उस खबर को दिखाया और खबर में कहा बहुत बड़ी संख्या में आरएसएस मुख्यालय पर भारत मुक्ति मोर्चा के तत्वाधान में घेराव किया गया। साथियों, उस घेराव के बाद में फिर उन्होंने हमारे कार्यक्रमों पर हाथ डालना बंद कर दिया। मेरा कहने का मतलब है, पापा बैठ लीजिए, ये मोर्चा ले जाने का एक ही अंतिम उद्देश्य है, और वो उद्देश्य यही है, अगर ये लड़ाई हम लोग नहीं लड़ते हैं तो अभी जैसे हमने भारत की वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी पे हमने पुष्प अर्पित किया, ये सोच के क्योंकि ये हमारी महानायिका है। हम बाबा साहब पे पुष्प अर्पित करते हैं, हम बुद्ध पर पुष्प अर्पित करते हैं, हम अपने ज्योतिराव फुले पे पुष्प अर्पित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे महापुरुषों ने ये कार्य हम किए, जिसकी वजह से हमको ये फायदा हुआ। अगर हमको ये फायदा हुआ और ये समाज में जो बदलाव आया, अगर इस बदलाव के लिए हमारे लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इन कुर्बानियों को हमें बेकार नहीं जाने देना चाहिए। आपको जानकारी होगी, संसद में स्वामी ब्रह्मानंद जी हुआ करते थे जब चुन के गए थे। स्वामी ब्रह्मानंद जी का नाम सुना हुआ आप में से कुछ लोगों ने, जो अपने ही लोधी समाज के थे। और स्वामी ब्रह्मानंद जी को उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक मरवा दिया गया था। तो उन्होंने भी लड़ाई लड़ी थी, संत थे, लेकिन वो पार्लियामेंट में चुन के गए थे। तो मेरा कहने का मतलब यह है साथियों, कि अगर हम लोगों को आने वाले कौम को, आने वाली नस्लों को बचाना है, उनके उज्जवल भविष्य को बनाना है, तो हमको ये लड़ाई लड़नी चाहिए, अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर। और अगर हम ये नहीं कर पाते हैं तो आने वाली पीढ़ियां कहेंगी तुम तो अधिकार पाने में लायक साबित हुए, लेकिन तुमने हमारे लिए अधिकार कोई ऐसा बचाया, इसके लिए आप हमारी नजरों में नालायक साबित हो चुके हो। हम अपने आने वाली पीढ़ियों की नजरों में नालायक साबित ना हो, इसके लिए हमें लड़ाई लड़नी चाहिए। साथियों, जमीन पे अगर गोबर गिरता है तो वो भी अपने हिस्से की मिट्टी उठा लेता है। हमें गोबर से भी ज्यादा गाय गुजरा नहीं होना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। अगर हमको वाकई में अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बनाना है, उसको उज्जवल करना है, उसके लिए कुछ संरक्षित करना है, तो हमको इस लड़ाई में साथ सहयोग देना चाहिए। ऐसा आप लोगों ने मेरी बात को पिछले 1 घंटे से सुना, इस बात के लिए आपका आभार। सभी को मेरा विनम्र पूर्वक जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। साथियों,